नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से अपने अगले अध्ययन बिंदु के साथ। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा कई टॉपिक हमारे हो चुके हैं। अधिनियम आपने पढ़े, संविधान की प्रस्तावना के बारे में आपने पढ़ा, और अब जो तीसरा अध्ययन बिंदु हमारा है वो है संविधान की विशेषताएं। भाई, किसी भी संविधान को पढ़ने से पहले उसकी प्रस्तावना को जानना जरूरी है कि प्रस्तावना उसकी क्या कहती है, प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है, उसके बारे में उसका परिचय होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार जिस चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं, किसी भी चीज में जब हम उतरने जा रहे हैं तो उसकी विशेषताओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, उसके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा आज का जो अध्ययन बिंदु है वो है संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो भारत के संविधान को अलग बनाती हैं और संविधानों से कुछ अलग इसमें बताती हैं। विशेषताएं क्या क्या हैं, विशेष क्या क्या हैं। देखिए, किसी भी संविधान को जब बनाया जाता है तो उसकी प्रकृति तैयार की जाती है। क्या तैयार की जाती है? उसकी प्रकृति तैयार की जाती है। अब भाई, कोई भी प्रकृति होगी वो दो प्रकार की, या तो वो कठोर प्रकृति है या वो लचीली है, सीधी है। काम दो ही तरीके के होते हैं, या तो कोई हार्ड होता है या सीधा होता है। कंपटीशन की तैयारी भी दो तरीके की है। एक तो सीधी तैयारी है, भाई कोई छोटे पद पर जाना चाहता है तो उसके लिए कम आपको मेहनत करनी है, बड़े अच्छे से अच्छे आपको पद पर जाना है तो ज्यादा तैयारी करनी है। बातें वही है, निष्कर्ष एक ही निकलता है। चाहे हम किसी भी चीज की प्रकृति तैयार कर लें, उसके दो ही प्रकृतियां होती हैं। एक तो सीधी प्रकृति जिसे लचीली कह सकते हैं, एक कठोर प्रकृति जिसमें मेहनत लगती है। अब संविधान की प्रकृति होती है दो तरीके की, कठोर संविधान भी होता है, लचीला संविधान भी होता है। ठीक है। अब पूरे विश्व के स्तर के संविधानों की बात करें तो कठोर संविधान, आपको याद होना चाहिए कि कठोर संविधान कौन सा संविधान होता है। देखिए, कठोर संविधान वो संविधान जिसमें संशोधन करने की प्रक्रिया कठोर हो, जिसमें अगर कल के दिन कुछ चेंज करना हो, कुछ परिवर्तन करना हो, तो वो जो विधि है, वो जो प्रक्रिया है बच्चों, वो कठिन होनी चाहिए, वो सीधी नहीं होनी चाहिए, वो जटिल होनी चाहिए। और जिस संविधान में ये प्रक्रिया कठोर है, उस संविधान को कठोर संविधान कहा जाता है। आया समझ में? कठोर संविधान, आपसे पूछे कि कठोर संविधान कौन सा संविधान, तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि जिसमें संशोधन करने की प्रक्रिया सीधी ना होकर जटिल होती है, उसे कठोर संविधान कहा जाता है। ठीक है। अब हमारे विश्व स्तर की बात करें कि ऐसा कौन से देश का संविधान है जो कठोर है, तो बात आती है अमेरिका की। कि अमेरिका का जो संविधान है वो संशोधन करने की प्रक्रिया उसमें जटिल है और अमेरिका का संविधान कठोर संविधान है। ठीक है। अभी हमारे देश पर हम आएंगे, उससे पहले कुछ बातें हैं। दूसरी तरफ सीधा संविधान यानी कि सरल संविधान या लचीला संविधान, इसके विपरीत है। यहां संशोधन करने की प्रक्रिया कठोर है, जटिल है, यहां संशोधन करने की प्रक्रिया सरल है। संशोधन करने की प्रक्रिया जहां जटिल हो कठोर संविधान, संशोधन करने की प्रक्रिया जहां सीधी या सरल हो सीधा संविधान।
लचीला संविधान। और हमारे विश्व में कठोर संविधान अमेरिका का, संशोधन प्रक्रिया सरल है वो लचीला संविधान, और ऐसा हमारे देश में कौन सा संविधान है? ब्रिटेन का। ठीक है, दो बात है, विश्व का सबसे कठोर संविधान अमेरिका, विश्व का सबसे सरल संविधान जिसमें प्रक्रिया करने, संशोधन की प्रक्रिया सीधी है, ब्रिटेन। ठीक है, आइए अब हम हमारे देश की विशेषता पर चलते हैं। हमारे देश का जो संविधान है, अब दोनों को मिला दिया, हम कहते हैं कि साहब वो तो कॉम्बो है, यानी कि दोनों का मिश्रण, कठोर भी है लचीला भी है, जिसे कहते हैं मिश्रित। तो हमारे देश का संविधान जो भारतीय संविधान है वो मिश्रित संविधान है, दोनों का मिलन है। अब कहोगे साहब कैसे? तो वो ऐसे है कि भारत जो है वो कुछ बातें हैं, कुछ चीजों में तो बहुत ज्यादा कठोर है, और कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं जिनमें वो बहुत ज्यादा सीधा है। इसलिए भारतीय संविधान को मिश्रित संविधान कहा जाता है। यह आपको नोटबुक में याद करना है, लिखना है कि मिश्रित संविधान कठोर भी है, लचीला भी है, मिश्रित है। भारतीय संविधान कठोर भी है, लचीला भी है, इसलिए भारतीय संविधान को मिश्रित संविधान कहा जाता है। अब बात आती है कि भारत का जो संविधान है वो किन चीजों में तो कठोर है और कौन सी चीजों में वो सरल है। भाई जानना बहुत जरूरी है कि भाई कठोर तो है, सरल भी है, लेकिन कौन सी चीजों में वो सरल है और कौन सी चीजों में वो कठोर है। जहां संशोधन की प्रक्रिया कुछ सीधी हो, कुछ कठोर हो, वो मिश्रित संविधान। ये आपको बार बार बता रहा हूं। अब भारत की बात करें, ये तो पता लगे कि भारत का संविधान कठोर भी है, सरल भी है, मिश्रित संविधान है। अब कठोर किस चीज में है कि भारत का जो संविधान है वो संघ, भारत का जो संविधान है वो एकता, और भारत का जो संविधान है वो अखंडता। भारत का संविधान इन तीनों चीजों के लिए कठोर है। भारत कभी ये नहीं चाहता कि हमारा देश के टुकड़े हो, अखंड भारत होना चाहिए। इस बात पर वो हमेशा कठोर रहता है, कठोरता से पेश आता है। ठीक है, अनुच्छेद 1 भी यही बात कहता है, अखंड भारत संघ राज्यों का, भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, संघ है, एकता, अखंडता, इन चीजों पर भारत बहुत ज्यादा कठोर है, इसलिए कुछ चीजों में भारत कठोर हो गया, और विकास के लिए लचीला है, इसलिए मिश्रित है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, देखो भारत जो है वो बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, विकसित नहीं है, विकासशील है, बेरोजगार यहां बहुत है, गरीबी है, गुलाम रहा अंग्रेजों का, इसलिए उस स्तर से गुजरने में समय लगा। अतः भारत विकास के लिए अग्रसर है, विकासशील है, इसलिए विकास के लिए भारत थोड़ा लचीला है, सीधा है। लेकिन भारत अपनी एकता की बात जहां आती है बहुत ज्यादा कठोर है, अपनी अखंडता पर बात आती है बहुत ज्यादा कठोर है, अपनी संघ पर बात आती है टूटने की तो बहुत ज्यादा कठोर है। ठीक है, पता लगा आपको कि भारत कैसा संविधान? मिश्रित संविधान, कठोर भी है और सीधा भी है। अब कठोर कौन से मामलों में? संघ, एकता और अखंडता। और सीधा कौन से मामलों में? विकास के लिए वो क्या है? सीधा है। ठीक है, इसकी और भी सारी विशेषताएं हैं जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, आगे देखिए। उसके बाद में और भी बहुत सारी विशेषताएं आपके सामने हैं। भाई भारत का संविधान मिश्रित संविधान है, किन चीजों में है? कठोर भी है, लचीला भी है, एकता अखंडता के लिए बहुत ज्यादा कठोर है, यह आपने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले। अब इसकी और ज्यादा विशेषता देखिए कि भारत का संविधान लिखित संविधान है। भारत का संविधान कैसा है? लिखित संविधान। बात आती है, देखिए लिखित संविधान किसे कहते हैं? वैसे तो सारे संविधान लिखे हुए होते हैं, लेकिन वो संविधान जिसे बनने के लिए, जिसे लिखने के लिए किसी संविधान सभा का गठन किया गया हो,
किसका? संविधान सभा का गठन किया गया, जिसे लिखने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई हो, जिस संविधान को लिखने के लिए एक कमेटी बनाई गई हो और उस कमेटी ने उस देश का संविधान लिखा हुआ, उस संविधान को लिखित संविधान कहते हैं। अब आपको पता है कि भारत के संविधान को किसी संविधान सभा ने लिखा था, इसलिए भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान होता है। पूरे विश्व में एक अमेरिका का संविधान है। अगर हम बड़े बड़े देशों की बात करें तो अमेरिका का संविधान में लिखा हुआ है और भारत का जो संविधान है वो भी लिखा हुआ है। बहुत से संविधान ऐसे भी हैं जो अलिखित होते हैं। अलिखित का मतलब ये नहीं कि उनको लिखा नहीं गया, भाई नियम है, कहां तक उनको याद रखेंगे, इसलिए लिखते सारे संविधानों को हैं, लेकिन फर्क इतना है, इन संविधानों को लिखने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, एक संविधान सभा बनाई जाती है जो इनके नियमों को लिखती है, इसलिए ये लिखित संविधान। और वो संविधान जिनको लिखने के लिए किसी निश्चित कमेटी या किसी निश्चित संविधान सभा का गठन नहीं किया जाता हो, उस संविधान को अलिखित संविधान कहा जाता है। अब आपसे पूछूं कि हमारे विश्व में ऐसा कौन सा देश है जिसका संविधान अलिखित संविधान है? फिर बता दूं, अलिखित का मतलब ये नहीं कि लिखा नहीं है, लिखा है, लेकिन उस संविधान को किसी निश्चित संविधान सभा ने नहीं लिखा। तो वो देखना वो है ब्रिटेन का, क्योंकि वहां प्रजातंत्र लोकतंत्र नहीं है, वहां राजतंत्र है, इसलिए वहां का जो संविधान है उसको लिखने के लिए किसी संविधान सभा का गठन नहीं किया गया, इसलिए ब्रिटेन का जो संविधान है उसे अलिखित संविधान कहा जाता है। ठीक है, पहली विशेषता हुई। अगली विशेषता पर गौर करें कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, कि हमारा देश, हमारा जो राष्ट्र है वो धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि हमारा जो भारत देश है, हमारे भारतीय संविधान में किसी एक धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया। धर्मनिरपेक्ष, किसी एक विशेष देश को, किसी एक विशेष धर्म को विशेष दर्जा नहीं मिला है, इसलिए हमारा जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना जाता है। हमारे देश में बहुत ही सारे धर्म को लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, उनका प्रचार प्रसार होता है, सभी को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आजादी है, किसी धर्म के लिए कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए इसकी दूसरी विशेषता कि धर्मनिरपेक्ष राज्य, हमारा भारत देश कैसा है, हमारा भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ठीक है, तीसरा विशेषता एक राजभाषा और एकल नागरिकता। एक राजभाषा हमारे देश की, देखो काफी बार क्वेश्चन आता है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, कोई बताएगा हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? सब उठकर कहते हैं कि हिंदी। आर्टिकल 343 से 351 के बीच में राजभाषा का संविधान में उल्लेख किया गया है और क्वेश्चन आता है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है, अधिकांश कहते हैं कि हिंदी, लेकिन हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। ये जो हिंदी है, ये आपको क्लियर कर दूं कि हमारे देश की क्या है, राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। अनुच्छेद जब आप 343 से 351 के बीच में आप पढ़ोगे इसके बारे में, तो वहां आपको ये पढ़ने को मिलेगा, ऑथेंटिक जब गाइड आप पढ़ोगे, कि राष्ट्रभाषा जो होती है उसका अर्थ होता है पूरे देश के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, यानी एक ऐसी भाषा जो पूरे देश का जन जन प्रत्येक व्यक्ति बोलता हो, उस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। लेकिन हमारे देश में हिंदी जो है वो सिर्फ उत्तरी भारत में बोली जाती है, ना कि दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में हिंदी का कोई नामो निशान नहीं है और हमने पढ़ा कि प्रत्येक देश में ये, यानी पूरे देश में बोली जानी चाहिए। अब हिंदी हमारे पूरे देश में नहीं बोली जाती, इसलिए हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है।
ये ध्यान रखना। राजभाषा हमारे देश की अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। जब आप ये बिंदु पढ़ाऊंगा तो अच्छे से देखना, लेकिन क्लियर कर लो। राजभाषा, राजभाषा का मतलब होता है कार्य करने वाली भाषा, यानी जिस भाषा में हम कार्य करते हो, राजकाज काम करते हो, सरकारी कार्यालय में काम होता हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जितने भी कार्यालय हो सरकारी, उन सब में काम आने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। इसलिए हिंदी और अंग्रेजी ये दो भाषाओं में हमारे देश के सरकारी कार्यालयों में काम होता है, इसीलिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 में दिया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा को। इसलिए आपको याद रखना है हमारे देश की कोई भी भारत देश की राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, क्लियर। एक राजभाषा यानी कि इसका हिंदी का पता लगा, एक राजभाषा है पूरे देश की। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब होता है हमारे देश जो है वो एक ही नागरिकता आपको देता है, एक नागरिकता, सिर्फ एक नागरिकता, और वो किसकी? बस देश की, केंद्र सरकार देती है, राज्यों की नहीं। भाई हमारे देश में अगर इसको विस्तार से आप पढ़ोगे तो देखिए, नागरिकता का मतलब होता है देश नागरिकता, यानी जिस देश में आप रहते हो आप उसके नागरिक हो। आप कहते हो कि हम भारत के नागरिक, हमारा देश सिर्फ एक नागरिकता देता है, यानी कि सिर्फ भारत देश में। और भारत में कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं। अगर हम इन राज्यों की बात करें तो जैसे मैं राजस्थान में रहता हूं, अब मुझसे कोई पूछे कि आप किस देश के नागरिक हो, तो मुझे नागरिकता कहां की हासिल है? भारत देश की। रहता मैं राजस्थान में हूं, लेकिन मुझे नागरिकता कहां से मिली है? देश की नागरिकता है। अगर मुझसे कोई अदर कंट्री, दूसरे देश का आदमी पूछे कि आप कहां के नागरिक हो, तो क्या मैं ये कहूंगा कि मैं राजस्थान का नागरिक हूं, कि ये कहूंगा भारत का नागरिक? भाई मुझे नागरिकता, हमारे देश में प्रावधान है एक नागरिकता का। अब वो नागरिकता कहां से मिली? भारत देश से, ना कि मुझे राजस्थान से मिली। मुझे भारत देश के नागरिक मिली, इसलिए मैं ये कहूंगा कि हाँ मैं भारत देश का नागरिक हूं। आप जब भी फॉर्म भरते हो तो आपके सामने एलिजिबिलिटी, जब आपकी योग्यता पूछी जाती है तो उसमें आपसे भी ये पूछा जाएगा कि आप इस देश के नागरिक होने चाहिए। तो आप देश के नागरिक होने चाहिए, उसमें ये तो लिखा नहीं कि आप राजस्थान राज्य के नागरिक होने चाहिए। अगर आप राजस्थान का भी कोई फॉर्म फिल करते हो तो उसमें भी यही होगा कि आप देश का यानी राष्ट्र का नागरिक होने चाहिए। इसलिए हमारा देश एक नागरिकता देता है, वो भी सिर्फ भारत देश, ना कि हम राज्य के। इसके बदले जो अमेरिका है वो दोहरी नागरिकता देता है, वो देश के भी देता है और जिस राज्य में रह रहे हो वहां की भी वो नागरिकता देता है। समझ में आया कि एकल नागरिकता क्या है? एकल नागरिकता का मतलब हमारा भारत देश सिर्फ एक नागरिकता हमें देता है। जैसे कोई व्यक्ति, किसी लेडीज ने हमारे भारतीय नागरिक से कोई से शादी कर ली, अब वो स्त्री हमारे भारत देश में आएगी, यहां रहेगी, तो उस महिला को भारत देश की नागरिकता प्रदान की जाएगी, ना कि वो जिस राज्य में रह रही है वहां की, क्योंकि वो किस देश में आई है? भारत में। और प्रावधान क्या है? एक ही नागरिकता, सिर्फ एक नागरिकता मिलेगी, इसलिए उसे भारत देश की नागरिकता दी जा सके। ठीक है, एक राजभाषा है, एकल नागरिकता का प्रावधान, ये जम्मू कश्मीर में कितने दिन? ये विशेषता है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां का संविधान अलग है। अब वो हालांकि 370 हटाने के बाद उसे भारत में शामिल कर लिया गया, लेकिन अगर पहले की बात करें तो वहां अगर अदर कंट्री का कोई आदमी आता है तो उसे भी भारत देश की नागरिकता मिलेगी, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर भारत का एक हिस्सा था।
भाई वहां का संविधान सिर्फ अलग है, लेकिन वो हिस्सा किसका है, राज्य किसका आ रहा था, भारत का। इसलिए उस समय भी भारत की उसे नागरिकता मिलेगी। वहां का संविधान थोड़ा सा अलग होने की वजह से पहले उसमें राज्य की नागरिकता भी वहां दे दी जाती थी। लेकिन अब जाकर जब वो 370 का उसकी धारा को हटा दिया गया तो जम्मू कश्मीर भी अब भारत में है, तो अब वहां भी चूंकि आपको सिर्फ एक ही नागरिकता मिलेगी, भारत देश की नागरिकता। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता कि हमारा जो भारतीय संविधान है वो विशालकाय यानी कि बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, जो आपको बता दिया कि लिखा हुआ संविधान होता है संविधान सभा के द्वारा, विशालकाय संविधान। क्यों? देखिए पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा, भारत का। क्यों? क्योंकि हमारा देश का जो संविधान है, भारतीय संविधान, वो इसलिए बड़ा है कि हमारे देश के संविधान में 395 अनुच्छेद ये तो मेन है। अगर इनके भागों को गिन लिया जाए, जैसे अनुच्छेद 21 है उसका भाग है अनुच्छेद 21 के, अनुच्छेद 19 है उसके 6 भाग है, यानी 6 भाग है, उनको गिन लिया जाए तो इस तरीके से अगर गिना जाए तो वो 465 से ऊपर भी इनके अनुच्छेद बन चुके हैं। लेकिन आपको मेन याद करने हैं कि हमारा देश के जो संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद, 395 यहाँ अनुच्छेद हैं, 22 इसमें भाग है जो कि 14 थे, बाद में जाकर और जोड़े गए। वर्तमान में इसमें 22 भाग हैं, 22 भाषाएं हैं जो कि पहले 14 थी, बाद में धीरे धीरे समय के अनुसार बढ़ती गई। आज वर्तमान में 22 भाषा हैं, 12 इसमें अनुसूचियां हैं जो कि पहले 8 थी, आजाद होने के समय के अनुसार इनको जोड़ा गया। जब टॉपिक पढ़ेंगे इसमें देखना, 12 अनुसूचियां हैं और एक हमारे देश की प्रस्तावना है जो कि परिचय देती है। तो इसलिए हमारा देश का जो संविधान है वो पूरे विश्व में किसी भी देश से बड़ा है। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 22 भाषाएं, 12 अनुसूचियां और एक प्रस्तावना। ये सारी चीजें हमारे भारतीय संविधान में होने के कारण हमारा देश का जो संविधान है वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लिखा हुआ है और सबसे बड़ा संविधान। ठीक है, इसकी और भी बहुत सारी विशेषता है, जिनमें एक और विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि न्यायिक पुनरावलोकन। देखिए न्यायिक का मतलब न्याय और पुनरावलोकन का मतलब पुनः अवलोकन करना। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब न्याय का वापस से अवलोकन। कैसे? अब देखो सर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारे नागरिकों को क्या दिलाते हैं? न्याय दिलाते हैं, है ना। अब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों न्याय का काम करते हैं, लेकिन भाई गलती किसी से भी हो सकती है, फैसला एक बार में सही नहीं आता। जैसे आपने प्रस्तावना में पढ़ा, 1960 में तो ये कहा कि ये भाग नहीं है, 1973 में ये कह दिया कि ये भाग है लेकिन वाद योग्य नहीं है, यानी परिवर्तन होता है न्याय में भी। तो यहां इसलिए परिवर्तन हुआ फैसलों में कि हमारे देश के संविधान में क्या विशेषता है? न्याय को फिर से अवलोकन करने की। भाई मैंने कोई गुनाह किया या नहीं किया, मेरे ऊपर सजा हुई, मेरे ऊपर मुकदमा चला, मैं न्यायालय में पहुंचा, मैं उच्चतम न्यायालय में गया, उच्चतम न्यायालय ने मेरे ऊपर कोई फैसला सुना दिया। ठीक है, अब जैसे मेरे ऊपर कोई फैसला सुनाया, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, अब नहीं हूं तो मैं वापस अपनी याचिका दायर करूंगा। मैं अपनी याचिका क्या दायर करूंगा कि साहब मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं, कृपया करके आप न्यायिक पुनरावलोकन कीजिए। तो वो इस शक्ति का यूज करेगा। कौन सी शक्ति का? ये शक्ति है उसके पास। मैं अवलोकन, मैं अपने द्वारा मेरा जो फैसला है मैं उसकी याचिका देता हूं, पत्र देता हूं कि मेरे न्याय का वापस से अवलोकन आप कीजिए, जांच कीजिए, पुनः फिर जाकर वो फैसला फिर से आ सकता है। ऐसा आप कितनी बार कर सकते हो? जैसे भाई आपके एग्जाम में कम नंबर आए, अब कम नंबर आने के बाद आप रीचेकिंग का फॉर्म लगाते हो ना कि साहब मेरे कम नंबर है, मैं इसमें संतुष्ट नहीं हूं, मुझे तो ज्यादा नंबर की आस थी, कम आ गए, तो आप क्या करते हो? रीचेकिंग का फॉर्म लगाते हो, फिर से आपकी कॉपी जाती है, वो फिर से पुनर्मूल्यांकन उसका होता है, रिजल्ट फिर से पुनः आता है। वही चीज यहाँ है।
हमारे देश में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, जो कि बहुत अच्छी विशेषता है। अगर आपको एक बार न्याय से आपको संतुष्टि नहीं है तो आप याचिका दायर करके पुनः अवलोकन आप करवा सकते हो। तो ये जो शक्ति है ये हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि आप अपने न्याय का पुनर्अवलोकन करवा सकते हो। तो ये सारी विशेषताएं हैं जो हमारे देश के संविधान की हैं। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जो जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपको और भी चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। ये हमारा संविधान की विशेषताओं में कुछ चीजें, महत्वपूर्ण बिंदु आपके पूरे हुए। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, देखने को मिलते हैं कई सारे क्वेश्चंस, वो मैं आपको अगली वीडियो में आपको कुछ ना कुछ टेस्ट के रूप में बहुत सारे क्वेश्चंस हल करवाऊंगा, सॉल्यूशन करवाऊंगा कि कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, उनको किस तरीके से हल करना है। खता निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। देखिए है ये रीजनिंग का टॉपिक खता निष्कर्ष का, लेकिन आजकल कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर किसी भी विषय में आजकल ऐसे क्वेश्चन बनकर आते हैं जो खता निष्कर्ष के रूप में आते हैं, वो हमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। और जब तक आपको कोई बिंदु, जब तक आपको कोई टॉपिक गहराई से याद नहीं होगा, आप उसे डीपली समझ नहीं सकेंगे, आपके याद नहीं होगा, तो आप इन क्वेश्चनों को हल नहीं कर सकते। अब वो कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको कथन के निष्कर्ष के क्वेश्चन कैसे घुमाते हैं वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। अगले टॉपिक को हम अगली वीडियो के साथ आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद।